सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए, जल्दी से ज़्यादा स्टूडेंट लाइव जुड़ जाइए। कल काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे शाम की क्लास में, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें, जल्दी से जुड़ जाइए। जो न्यू स्टूडेंट आए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। फिर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेके आया हूँ, उस पर चर्चा करेंगे। पहले पढ़ेंगे फिर चर्चा करेंगे। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए स्टूडेंट, जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए आज, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। जल्दी से जुड़ जाइए भाई लाइव, आप टाइम बहुत लगाते हो। सभी को गुड मॉर्निंग। जो बच्चे बोल रहे हैं उनको सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सबको गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। आगे लगभग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्न में से किस फसल के लिए पेड़ी को अपनाया जाता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस फसल को पेड़ी फसल भी बोला जाता है। यहाँ पर जो पेड़ी शब्द है उसको इंग्लिश में रेटोनिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेटोनिंग भी बोलते हैं, या हिंदी में वहाँ पर रेटोनिंग भी लिखा हुआ आ सकता है। तो निम्न में से किस फसल के लिए पेड़ी को अपनाया जाता है, या किस फसल को रेटोनिंग बोलते हैं या पेड़ी बोलते हैं? ऑप्शन ए अनाज वाली ज्वार, ऑप्शन बी कंगनी, ऑप्शन सी सूरजमुखी और ऑप्शन डी गन्ना। बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी। किस फसल को पेड़ी या रेटोनिंग बोला जाता है? जिसने डी जवाब दिया है गन्ना, बिल्कुल सही जवाब है। जो गन्ना होता है उसको पेड़ी या रेटोनिंग बोलते हैं। पेड़ी या रेटोनिंग अब होता क्या है? पेड़ी या रेटोनिंग का मतलब होता है पुरानी फसल के अवशेष से, फसल हमने उगाई, उगने के बाद में हमने क्या कर दिया, उस फसल को जैसे ही फसल पककर तैयार हुई हमने काट दिया, काटने के बाद वापस से वो फुटान हो जाती है और नई फसल उगने लग जाती है। तो वो प्रोसेस ही क्या कहलाती है? वो प्रोसेस ही हमारी पेड़ी या रेटोनिंग कहलाती है। तो फिर हम जब दूसरी बार वो उगती है तो उससे भी हम क्या ले लेते हैं, उपज ले लेते हैं, उत्पादन ले लेते हैं। तो वो प्रोसेस कहलाएगा हमारा पेड़ी या रेटोनिंग। तो ध्यान रखना, पुरानी फसल अवशेष से नई फसल या नया उत्पादन लेना हमेशा पेड़ी या रेटोनिंग कहलाएगा, जो मुख्य रूप से किया जाता है गन्ने की फसल में। ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, बीजोपचार के लिए सामान्यतः थीरम का उपयोग किस दर पर किया जाता है। बीजोपचार जब हम करते हैं तो एक चीज़ डालते हैं, उसमें रसायन फफूंदनाशी डालते हैं, थायरम और एक होता है कैप्टान। देखिए बीज उपचार के लिए मुख्य रूप से तीन प्रकार के फफूंदनाशी उपयोग किए जाते हैं। एक होता है थायरम, एक होता है कैप्टान और कार्बेंडाजिम का उपयोग भी किया जाता है। तो अब पूछा है आपसे कि थायरम का उपयोग किस दर में करेंगे, तो 0.5 ग्राम 1 किलो बीज में, 1 ग्राम 1 किलो बीज में, 2 ग्राम 1 किलो बीज में, या 4 ग्राम 1 किलो बीज में। बताइए जल्दी से, 1, 2, 3 या 4। बीजोपचार के लिए सामान्यतः थायरम का कितना उपयोग करेंगे? जिसने ऑप्शन तीसरा जवाब दिया है 2 ग्राम प्रति किलो की दर से, बिल्कुल सही जवाब है। 2 ग्राम प्रति किलो की दर से हम क्या करेंगे, थायरम का उपयोग करेंगे। तो अगर आपको बीज उपचार करने के लिए बोला जाए तो ध्यान रखना है कि 1 किलो बीज में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम ही थायरम डालना है। थायरम को थीरेम या थायरम भी बोलते हैं, और इसी का एक सगा भाई होता है जिसको बोलते हैं कैप्टान। तो ध्यान रखना, बीज उपचार करने के लिए अगर आपको बोला जाए तो या तो आपको थायरम से करना है या कैप्टान से करना है। अगर कार्बेंडाजिम भी दिया हुआ है तो कार्बेंडाजिम से करना है। ध्यान रखिएगा, 3 रसायन बताए मैंने, थायरम, कैप्टान और कार्बेंडाजिम, और मात्रा हमेशा यही रहेगी कैप्टान थायरम की, तो 2 ग्राम। ठीक है। अगला सवाल है, समय पर बोई गई गेहूं की फसल के लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर लिखो, देखो क्या लिखा हुआ है, समय पर बोई। समय पर बोई गई है, लेट सोइंग नहीं की है या अर्ली सोइंग नहीं की है, समय से पहले भी नहीं बोई है, समय के बाद में भी नहीं बोई है, उचित समय पर बोई है। अब आपको बताना है कितनी सिंचाई की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए 2 से 3, ऑप्शन बी 3 से 4, ऑप्शन 3 5 से 6 और ऑप्शन 4 7 से 8। बताइए जल्दी से, 1, 2, 3, 4। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। समय पर बोई गई गेहूं की फसल के लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होगी? जिसने ऑप्शन तीसरा दिया है 5 से 6, जिसने ऑप्शन तीसरा जवाब दिया है 5 से 6 सिंचाई, बिल्कुल सही जवाब है।
समय पर बोई गई गेहूं की फसल के लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होगी? 5 से 6 सिंचाई की आवश्यकता होगी। अगला सवाल है अर्धशाली गन्ना की फसल की अवधि। अर्धशाली गन्ना की, आपको पता है फसल, गन्ना की फसल के बहुत से प्रकार होते हैं, अर्धशाली, एकशाली। तो आपको बताना है अर्धशाली जो गन्ना होता है उसकी अवधि कितनी होती है। ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 12 माह, ऑप्शन तीसरा 18 माह और ऑप्शन चौथा है 24 माह। बताइए जल्दी से, 1, 2, 3 या 4। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। बताइए जल्दी से। जिसने ऑप्शन दिया है अर्धशाली गन्ना 6 माह, गलत होगा उनका जवाब। जिसने तीसरा ऑप्शन दिया 18 माह, बिल्कुल सही जवाब है। अर्धशाली गन्ना की फसल अवधि कब होगी? अर्धशाली गन्ना की जो फसल अवधि होती है वो होती है 18 माह। ध्यान रखिएगा 18 माह होती है। अगला सवाल है वृद्धि हार्मोन के रूप में प्रयुक्त होने वाला शाकनाशी है। वृद्धि हार्मोन के रूप में प्रयुक्त होने वाला शाकनाशी बताना है आपको। ऑप्शन ए 2,4-D, ऑप्शन बी पेंडिमेथिलिन, ऑप्शन सी एलाक्लोर और ऑप्शन डी है मेट्रिब्यूजिन। बताइए जल्दी से, वृद्धि हार्मोन के लिए प्रयुक्त होने वाला शाकनाशी 2,4-D, पेंडिमेथिलिन, एलाक्लोर या मेट्रिब्यूजिन। 1, 2, 3, 4। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बताने हैं, लिखने हैं। 1, 2, 3, 4 जो नए स्टूडेंट आए हैं उनको बताना चाहता हूँ, पूरा आंसर नहीं लिखना है आपको, सिर्फ ऑप्शन लिखना है 1, 2, 3 या 4। तो वृद्धि हार्मोन के लिए प्रयुक्त शाकनाशी कौन सा होगा? वृद्धि हार्मोन के रूप में प्रयुक्त होने वाला शाकनाशी होगा 2,4-D। 2,4-D क्या है? ये वृद्धि हार्मोन भी कहलाता है और ये शाकनाशी भी है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा जायद फसल कब उगाई जाती है? अब आप जानते हो एक फसल उगाई जाती है खरीफ में, एक उगाई जाती है रबी में और एक उगाई जाती है जायद में। तो अब जायद का बताना है आपको। ऑप्शन ए जून से अक्टूबर के मध्य, ऑप्शन दूसरा है फरवरी से मई के बीच में, ऑप्शन तीसरा है मई से जुलाई के बीच में और ऑप्शन चौथा है सितंबर से दिसंबर के बीच में। 1, 2, 3, 4। जायद फसल कब उगाई जाती है? जून से अक्टूबर के बीच में, फरवरी से मई के बीच में, मई से जुलाई के बीच में, सितंबर से दिसंबर के बीच में। जवाब दीजिए जल्दी से। जिसने ऑप्शन दूसरा दिया है फरवरी मई जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। फरवरी और मई के बीच में क्या करते हैं हम? जायद की फसल को उगाते हैं। फरवरी से मई के बीच में जायद की फसल को उगाया जाता है। और इस वर्ग में मुख्य रूप से कद्दू वर्गीय सब्जियां आती हैं। जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं जैसे खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, जो बेल वाली फसलें होती हैं उसको मुख्य रूप से जायद की फसल के रूप में उगाया जाता है। अगला सवाल है हमारा पूसा 1509। पूसा 1509 किसकी किस्म है? बताइए जल्दी से, पूसा 1509 किसकी किस्म है? ऑप्शन ए गेहूं की, ऑप्शन बी सोयाबीन की, ऑप्शन सी चना की और ऑप्शन डी धान की। बताइए जल्दी से। 1, 2, 3, 4। आपको सिर्फ 1, 2, 3, 4 लिखना है। पूसा 1509 किसकी किस्म है? गेहूं, सोयाबीन, चना या धान? बताइए जल्दी से, गेहूं, सोयाबीन, चना या धान। पूसा 1509 किसकी किस्म है? जिसने धान जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है डी ऑप्शन। पूसा 1509 किसकी किस्म है? पूसा 1509 धान की किस्म है। पूसा 1509 धान की किस्म है। अगला सवाल है हमारा फूल गोभी में भूरापन किसकी कमी से होता है? मैं पहले बता चुका हूँ इस सवाल को। फूल गोभी में भूरापन की जगह वहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है ब्राउनिंग। क्या आ सकता है? ब्राउनिंग भी लिखा आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पर ब्राउनिंग और भूरापन एक ही चीज़ होती है। बताइए जल्दी से किससे होगा फूल गोभी में ब्राउनिंग या भूरापन? ऑप्शन ए जेडन यानी जस्ता, ऑप्शन बी यानी बोरोन, ऑप्शन एमओ यानी मोलिब्डेनम और FE यानी आयरन यानी कि लोहा। बताइए जल्दी से। 1, 2, 3 या 4। फूल गोभी में भूरापन किसकी कमी से होगा? मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको कि ब्राउनिंग जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या व्याधि हो रही है उसमें ब्राउनिंग बी से स्टार्ट हो रहा है। तो जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। ब्राउनिंग किससे होगा? बी से होगा, क्योंकि ब्राउनिंग की स्पेलिंग भी बी से स्टार्ट होती है और बोरोन भी बी से स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि ब्राउनिंग बोरोन से होगा। ठीक है, ब्राउनिंग हमेशा बोरोन से होगा। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं। अगला सवाल है हमारा कपास में फंदा फसल के रूप में उगाई जाती है। बहुत ही अच्छी ट्रिक से मैंने समझाया था आपको। देखो वापस से सुनो। कपास होती है उसमें फंदा फसल के रूप में उगाई जाती है। अब फंदा फसल क्यों उगाते हैं? फंदा फसल में हम क्या करते हैं, देखो ये जैसे हमारा ये एक खेत है, ठीक है। अब इस खेत के बीच में हमने क्या कर दिया, मुख्य फसल उगा दी। और इस खेत के चारों तरफ हम क्या करेंगे, खेत के चारों तरफ एक ऐसी फसल उगा देंगे जिसकी 2 से 3 लाइन ही उगाएंगे और उस 2 से 3 लाइन में उस फसल को उगा देंगे, ताकि जो कीटों का प्रकोप हो
वो हमारी मुख्य फसल पर ना हो और इसके चारों तरफ जो फसल है उस पर हो जाए और हमारी मुख्य फसल कीटों के प्रकोप से, रोगों के प्रकोप से बच जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, फंदा फसल को उगाते हैं। तो फंदा तैयार करते हैं, एक प्रकार से हम फसल का ही फंदा तैयार करते हैं और उस फंदे में जो कीट और रोग होते हैं वो आके फंस जाते हैं और मुख्य फसल बच जाती है। अब आपको बताना है कपास में कौन सी फंदा फसल होगी। जिसने ऑप्शन डी जवाब दिया है भिंडी, बिल्कुल सही जवाब है। मैंने पहले बता चुका हूँ मैं क्लास में कि कपास और भिंडी एक ही कुल के पादप हैं। कपास और भिंडी एक ही कुल के पादप हैं, मालवेसी के हैं और इस पर लगने वाले कीट भी लगभग समान होते हैं। इसलिए जब कपास का उगाया जाता है, फसल उगाई जाती है, तो उसके चारों तरफ क्या कर देते हैं, भिंडी की फसल उगा देते हैं, जिससे वो रोग और कीट होते हैं वो भिंडी की फसल पर लगते हैं और हमारी कपास की फसल बच जाती है। तो इस प्रकार के सवाल आएंगे आपके, ध्यान रखना। और ध्यान रखना कपास और भिंडी एक ही कुल के हैं, मालवेसी के। बार बार सवाल पूछा जाता है कपास किस कुल का है, कपास किस कुल का है, भिंडी किस कुल की। और भिंडी को ओकरा भी बोला जाता है, ध्यान रखना, भिंडी को ओकरा भी बोला जाता है। और कपास तो आप सब जानते हो व्हाइट गोल्ड के नाम से फेमस है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, ड्रिप सिंचाई विधि विकसित की गई थी। ड्रिप सिंचाई विधि या इसको बोलते हैं बूंद बूंद सिंचाई विधि विकसित की गई थी। ऑप्शन ए फ्रांस में, ऑप्शन बी इजराइल में, ऑप्शन सी जर्मनी में और ऑप्शन डी इटली में। बताइए जल्दी से, फ्रांस, इजराइल, जर्मनी, इटली, बताइए जल्दी से। जिसने ऑप्शन बी दिया है इजराइल, बिल्कुल सही जवाब है। जो ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाई गई थी या विकसित की गई थी वो कहाँ पर की गई थी, इजराइल में विकसित की गई। तो ध्यान रखना, ड्रिप सिंचाई कहाँ पर विकसित की गई थी, इजराइल में विकसित की गई थी। इजराइल एक बहुत ही टेक्नोलॉजी वाला देश है। अब ड्रिप सिंचाई विधि में क्या होता है, एक पाइप होता है, उसमें छोटा सा मीटर लगा होता है और वहाँ से बूंद बूंद गिरता है। तो ड्रिप सिंचाई विधि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी फसलों के में ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो जो फल वृक्ष होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जो फल वृक्ष होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है और कभी कभी सब्जियों में भी करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं इससे रिलेटेड, जो बूंद बूंद सिंचाई विधि होती है, गिरता है, वो जो पानी गिरता है बूंद बूंद सिंचाई विधि में, वो कहाँ से गिरता है, वो उसका जो छेद होता है वहाँ से, जहाँ से पानी गिरता है वो कहलाता है मीटर। तो वहाँ पर सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ड्रिप सिंचाई विधि में बूंद गिरने वाला स्थान क्या कहलाएगा, तो पानी की बूंद गिरने वाला स्थान कहलाएगा मीटर, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, अब आगे बहुत ही अच्छी खुशखबरी आने वाली है, रुकिए कुछ समय फिर आपको बताऊंगा मैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, BP पाल और RS परोदा। बताइए जल्दी से, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन होंगे, 1, 2, 3 या 4। भारत में श्वेत क्रांति के जनक, जिसने ऑप्शन पहला जवाब दिया है गलत है, ये MS स्वामीनाथन श्वेत क्रांति के नहीं, ये हरित क्रांति के जनक हैं। और जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे वो क्या थे, श्वेत क्रांति के जनक थे। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन होंगे, श्वेत क्रांति के जनक कहलाएंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, उन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी 1971 में। श्वेत क्रांति क्या होती है, दूध का उत्पादन बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य था। श्वेत क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, दूध का उत्पादन बढ़ाना या दूध की ऐसी बाढ़ ले आना जिससे सबको पर्याप्त मात्रा में दूध मिल सके। अगला सवाल है हमारा, गेहूं की बुआई के बाद खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवधि है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है ये सवाल। गेहूं की बुआई के बाद खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवधि 15 से 45 दिन, 15 से 60 दिन, 20 से 40 दिन या 30 से 45 दिन। बताइए जल्दी से, खरपतवार नियंत्रण करना है हमको, कब से खरपतवार नियंत्रण करना चालू करेंगे और कब तक करेंगे या किस बीच की अवधि में करेंगे। गेहूं की बुआई के बाद खरपतवार नियंत्रण 1, 2, 3 या 4, 1, 2, 3 या 4। जिसने चौथा जवाब दिया है 30 से 45 दिन, बिल्कुल सही जवाब है। गेहूं की बुआई के बाद खरपतवार नियंत्रण की क्रांतिक अवधि कौन सी होगी, क्रांतिक अवधि होगी 30 से 45 दिन। बुआई के 30 दिन बाद में खरपतवार नियंत्रण करना चालू कर देते हैं हम। खरपतवार नियंत्रण का मतलब यहाँ पर उसको उखाड़ने से नहीं है, हम केमिकल का छिड़काव करना प्रारंभ कर देते हैं रसायन विधियों से। बाकी तो आप कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, रबी मक्का की उन्नत किस्म। अब आप सब लोग जानते हो कि मक्का क्या होती है, मक्का को हम खरीफ में भी उगाते हैं और रबी में भी उगाते हैं। और जो राजस्थान में जो रबी मक्का उगाई जाती है वो उगाई जाती है बांसवाड़ा में। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में रबी मक्का उगाई जाती है तो रबी मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है, बांसवाड़ा में होता है। ठीक है,
और रबी मक्का की उन्नत किस्म पूछी, ऑप्शन ए विक्रम, बी हेमंत, सी तरुण और ऑप्शन डी प्रभात। बताइए जल्दी से 1, 2, 3 या 4। रबी मक्का की उन्नत किस्म बतानी है आपको, विक्रम, हेमंत, तरुण या प्रभात। जिसने ऑप्शन डी जवाब दिया है, ऑप्शन 4 वाला प्रभात, बिल्कुल सही जवाब है। रबी मक्का की उन्नत किस्म कौन सी होगी? रबी मक्का की उन्नत किस्म होगी प्रभात। ध्यान रखिएगा, रबी मक्का की उन्नत किस्म प्रभात होगी। बाकी सारी ये जो किस्में हैं ये भी मक्का की ही है, ये लेकिन ये सामान्य मक्का की है या खरीफ मक्का की है। और मक्का जो मुख्य फसल है वो कहाँ की है, कब की है? मक्का खरीफ की फसल है। और मक्का क्या होता है? मक्का होता है द्विलिंगी। द्विलिंगी कैसे होगा? ये उसमें नर और मादा दोनों पादप पाए जाते हैं, दोनों भाग पाए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है जिसको बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कहाँ पर है? मुंबई में, पुणे में, नागपुर में या नासिक में? बताइए जल्दी से 1, 2, 3, 4। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है या दूसरा जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है पुणे। पुणे कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में है। और जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है वो कहाँ पर है? पुणे में है। पुणे से आप ये समझ सकते हो कि जो आईपीएल में एक बार एक टीम हुआ करती थी जिसको बोलते थे पुणे वॉरियर्स। आप सबको पता है पुणे वॉरियर्स टीम हुआ करती थी, हालांकि वो टीम बाद में बंद हो गई। और अभी इस साल तो यार आईपीएल भी नहीं हुए, है ना, कोरोना की वजह से। क्या कर सकते हैं अब, चलो कोई बात नहीं। इस बार आईपीएल नहीं हुए तो क्या हुआ, लॉकडाउन को एंजॉय कर लिया। लेकिन आपको एंजॉय नहीं करना है, आपको पढ़ना है बच्चों। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ है? पुणे में है। चलिए अगला सवाल, सुक्रोज का अणु बना होता है। सुक्रोज का अणु बताना है आपको। सुक्रोज क्या होती है? ऑप्शन ए ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस माल्टोज और ग्लूकोज प्लस रेफिनोज। बताइए जल्दी से, ये सारे शर्करा के प्रकार हैं और कौन कौन सी दो शर्करा मिलकर सुक्रोज बनाती है? जल्दी से बताना है आपको, कौन कौन सी दो शर्करा मिलकर बनाती है? बताइए जल्दी से। जिसने ऑप्शन पहला जवाब दिया है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, बिल्कुल सही जवाब है। ग्लूकोज का जो सुक्रोज का अणु होता है वो किससे मिलकर बनता है? वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। तो ध्यान रखना, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है सुक्रोज का अणु। अगर आपसे पूछ लिया जाए फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो फलों में कौन सी शर्करा पाई जाएगी? फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाएगी। फलों में हमेशा फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है, ध्यान रखना। और गन्ने में पूछ ले तो गन्ने में सुक्रोज करना है आपको, ध्यान रखना। गन्ने में सुक्रोज पाई जाएगी और फलों में पाई जाएगी फ्रुक्टोज। और सुक्रोज किससे बनेगी? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलाकर क्या बनेगी? सुक्रोज बनेगी, ध्यान रखना। ये क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर अभी तक समझ में नहीं आया एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखो एक होता है गन्ना। गन्ना क्या है? एक एग्रोनॉमिकल क्रॉप है, सस्य विज्ञान की क्रॉप है। अब अगर उसमें आपसे पूछा जाता है कि सुक्रोज किस रूप में पाई जाती है, तो शर्करा किस रूप में पाई जाती है, तो आपको बताना है कि गन्ने की जो शर्करा होगी वो होगी सुक्रोज। क्या होगी? गन्ने की शर्करा होगी सुक्रोज। और सुक्रोज आपसे पूछ ले किससे मिलकर बनी है, तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों से मिलकर बनी है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो फल होते हैं हमारे, जैसे आम, चीकू, केला, नारंगी, मौसमी, जो भी है, तो उसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो उसमें आपको जवाब देना है फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लेना, आएगा। अगला सवाल है, सिंगल सुपर फास्फेट में होते हैं, जो हमारा सिंगल सुपर फास्फेट होता है जिसको हम SSP भी बोलते हैं, तो उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? उसमें फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम होंगे। ऑप्शन बी उसमें फास्फोरस, पोटेशियम और कैल्शियम होंगे। और ऑप्शन सी NPK होंगे, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से कौन कौन से तत्व होते हैं सिंगल सुपर फास्फेट जिसको SSP भी बोला जाता है? बताइए जल्दी से, सिंगल सुपर फास्फेट में क्या होगा? जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। सिंगल सुपर फास्फेट में क्या क्या होगा? पहले तो होगा उसमें फॉस्फोरस, फिर उसके बाद में उसमें पाया जाएगा सल्फर, और फिर उसके बाद में पाया जाएगा उसमें कैल्शियम। तो आपको अब एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। आपको सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर की और कैल्शियम की मात्रा याद कर लेनी है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है क्योंकि ये क्रिटिकल होते हैं। इसमें 18% ये होती है और 29% के समथिंग ये होता है सल्फर। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाएगा। मैंने जो अभी आपको बताया 18 और 29%, उसमें थोड़ा सा कुछ वेरिफिकेशन हो सकता है, इसलिए आप उसको बुक से टैली करके फिर ही याद करना। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिंगल सुपर फास्फेट में पोटेशियम,
फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम तीनों ही पाए जाते हैं और आप बुक से टैली करके इनको याद कर लेना। इनकी मात्रा पूछी जाती है कि कितनी मात्रा होती है कैल्शियम की और कितनी मात्रा होती है सल्फर की, तो इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है हमारा, देख लीजिए, ये खुशखबरी है आप सब लोगों के लिए। BHU ओल्ड पेपर सीरीज में लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, लगभग कल आ जाएगी, शायद कल नहीं आएगी तो कल शाम तक, नहीं तो परसों सुबह तो पक्का आएगी ही आएगी। मैंने आप सबसे पूछा था मुझे टाइम बताओ किस समय ये जो क्लास लग रही है हमारी, सुबह लगती है 11:30 बजे और शाम को लगती है 8:30 बजे। इसके अलावा आपको एक टाइम ऐसा बताना है जब मैं आपको पुराने पेपर सोल्व करवा सकूँ। तो मैं सब लोगों को बोल रहा था, स्टूडेंट ने कमेंट कुछ ने किए कुछ ने नहीं किए, बिना बताए चले गए। तो ये पहली क्लास है आपकी, लगभग पेपर तैयार है लेकिन मुझे सही समय नहीं मिल रहा। ऐसा समय चाहता हूँ मैं जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आ सकें। और जो स्टूडेंट, जैसे हमारे राजस्थान का बात करें हम, तो राजस्थान में जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं वो मोस्टली तैयारी करते हैं जेट की, ठीक है। और जो MP के स्टूडेंट हैं और UP के स्टूडेंट हैं वो तैयारी BHU को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वो उसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो आप सब जो BHU के स्टूडेंट अभी क्लास में हैं उन सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये इसका जो थंबनेल है ये फ़ोटो मैं आपको अभी ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपना स्टेटस लगाएं, आप स्टेटस लगाओगे तो 2 लोग आपसे पूछेंगे कि ये क्लास कब होगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये मैं आपको दे दूंगा ग्रुप में, और जिसको चाहिए वो व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करना, उस पर हम आपको वो दे देंगे, ठीक है। और जिसके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है कमेंट कर देना, उसको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। और ये क्लास जल्दी ही लगाएंगे हम, हो सकता है कल लग जाए या परसों लग जाए, ठीक है। तो ये BHU ओल्ड पेपर सीरीज़ थी। अब स्टूडेंट कहेंगे सर जेट की भी बताओ, तो देखो जेट की भी तैयार है पूरा मैटर, जेट की भी ओल्ड पेपर सीरीज़ तैयार है और उसका भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये भी लगाएंगे हम। एक दिन जेट का करेंगे, एक दिन BHU का करेंगे, या सुबह जेट का और दिन को BHU का करेंगे। तो बस आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको करना क्या है, आपको बस एक अच्छा सा टाइम बताना है। एक तो सुबह बता दीजिए ताकि सुबह BHU का कर लें, और एक शाम को बता दीजिए ताकि शाम को हम जेट का कर लें। तो ऐसे बताना है आपको, और ध्यान रखना है आपको कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, स्टूडेंट को जोड़ना है। और चैनल को अभी तक, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अभी तक आपने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोज़ लाता रहता हूँ, ठीक है। तो अब आपको बता दिया मैंने क्या खुशखबरी थी। अब आगे वापस से चलते हैं पढ़ाई की तरफ, लेकिन आपको ध्यान रखना है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है। और अब जो स्टूडेंट मुझे बोल रहे थे बार बार कि सर BHU की तैयारी करवाओ, BHU की तैयारी करवाओ, तो मैं BHU की तैयारी के मैंने ओल्ड पेपर वापस चालू कर दिए हैं। अब अगर व्यूज़ नहीं आते हैं या स्टूडेंट क्लास में नहीं आते हैं तो थोड़ा, अब इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं आप चैनल को प्रमोट नहीं कर रहे हो। तो आपका ही चैनल है, आपको प्रमोट करना चाहिए, इसको प्रमोट करो इसको जल्दी से जल्दी, ठीक है। और सब्सक्राइब करवाओ यार जल्दी से जल्दी। क्या है, सब्सक्राइब नहीं बढ़ते हैं मेरे, तब फिर मेरे को पढ़ाने का मन नहीं करता, फिर मैं ये ऐसे सोचता हूँ कि यार छोड़ो उसको, बंद करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाओ। अगला सवाल है हमारा, विटामिन A से समृद्ध सब्जी है या विटामिन A में समृद्ध सब्जी है। अब इस सवाल को समझा देता हूं मैं। यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा विटामिन A किसमें पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन A गाजर, B शलजम, C मूली और D आलू। बताइए जल्दी से, 1 2 3 4। गाजर, शलजम, मूली, आलू। विटामिन A सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, गाजर, शलजम, मूली या आलू। जिसने ऑप्शन A जवाब दिया है, गाजर बिल्कुल सही जवाब है। गाजर में विटामिन पाया जाता है A। कौन सा विटामिन, विटामिन A पाया जाता है बीटा कैरोटीन के रूप में, ठीक है। ध्यान रखना, बीटा कैरोटीन के रूप में पाया जाता है। कैरोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है गाजर के अंदर। तो गाजर खाया करो, आंखें तेज होंगी। अगला सवाल है, विटामिन 2,4-D नामक कृषि रसायन अधिकांशतः किस रूप में प्रयुक्त होता है। जो 2,4-D नामक कृषि रसायन होता है, आप सब लोग जानते हो 2,4-D का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, शाकनाशी के रूप में करते हैं। तो कृषि रसायन अधिकांश किस रूप में प्रयुक्त होता है, आप मैंने आंसर बता दिया, लेकिन अब वापस से लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए कवकनाशी, शाकनाशी, कीटनाशी या सूत्रकृमिनाशी, A B C या D। जिसने ऑप्शन दूसरा जवाब दिया है शाकनाशी, बिल्कुल सही जवाब है। इस शाकनाशी को हम खरपतवारनाशी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, खरपतवारनाशी भी कह सकते हैं। ये हमारी फसल जो होती है, मुख्य फसल, उसके बीच बीच जो खरपतवार उग जाते हैं उसको नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान पूछा है आपसे, कहाँ पर है। कटराई कुल्लू, नई दिल्ली, बेंगलुरु और कुफरी शिमला। बताइए जल्दी से, 1 2 3 4।
कटराई कुल्लू, नई दिल्ली, बेंगलुरु या फिर कुफरी शिमला। जिसने ऑप्शन दिया है 4 वाला बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कुफरी शिमला के अंदर है। अब इसको कैसे समझोगे आप? देखो, आप जब आलू की किस्में याद करोगे ना, तो उस किस्मों में आपको सब जगह क्या होगा, उस सब जगह आपको ये कुफरी लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? सब जगह आपको उसके आगे कुफरी लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आप अभी याद करते हो टमाटर की, तो उसमें मिलता है आपको पूसा। चावल की याद करते हो तो उसमें आपको आगे मिलता है पूसा, कभी मिलता है आपको अर्का। वैसे ही आलू की जितनी भी किस्में हैं उसमें क्या मिलेगा आपको? उसमें आपको कुफरी लिखा हुआ मिलेगा। कुफरी उस जगह का नाम है जहाँ पर उस जगह का नाम है जहाँ पर क्या है, जहाँ पर वो खोला गया है अनुसंधान केंद्र। जैसे अब आप समझ सकते हो, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर एक जगह है जिसका नाम है खरगोन। जानते हो आप सब लोग खरगोन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट खरगोन के यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर उसका नाम लिया। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे राजस्थान के। वैसे राजस्थान भी अपना ही है, मध्य प्रदेश भी अपना ही है, सब अपने ही है। हम तो भारत के लोग हैं यार, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं एक समझाने के हिसाब से कह रहा था आपको। तो कुफरी एक जगह है, शिमला तो डिस्ट्रिक्ट है, और शिमला के अंदर क्या है, कुफरी नाम की एक जगह है, छोटा सा एक कस्बा है, टाउन है। वहाँ पर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान खोला गया है। अब आप कहोगे सर वो पहाड़ों में जाके क्यों खोला उसको? तो पहाड़ों में जाके उसको इसीलिए खोला, एक रीज़न था कि पहाड़ी क्षेत्र जहाँ होते हैं ना, वहाँ पर रोगों का प्रसार कम होता है। क्या होता है? रोग कम लगते हैं, वहाँ पर कीट कम लगते हैं। और आलू एक ऐसी फसल है जो मिट्टी के अंदर लगती है, और उसमें रोग बहुत ज़्यादा, कीट बहुत ज़्यादा लगने का खतरा रहता है। इसलिए उस पर जो रिसर्च करते हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही करते हैं, इसलिए उसको वहाँ पर जाके खोला गया था। और एक बात और बता देता हूँ, थोड़ा सा साइंस फैक्ट है कि जो आलू होता है, आलू उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो अगर आपसे कभी भगवान आके कहे कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक सब्जी चूज़ करनी है, कोई सी भी एक चूज़ कर लो और उसी से आपको अपना जीवन निकालना है, तो आलू को चूज़ करना, क्योंकि ये ज़िंदगी भर आप खा के ज़िंदा रह सकते हो। लेकिन इसके अलावा कोई सी भी चीज़ आप खाओगे ज़िंदगी भर तो आप ज़िंदा नहीं रह सकते हो, क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो जो आलू को समझते हैं हवा, बेटा आलू बहुत काम की चीज़ होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्मी कंपोस्ट किसका उपयोग करके बनाई जाती है? वर्मी कंपोस्ट जानते हो आप क्या होती है? एक कंपोस्ट खाद होती है और जैविक खाद होती है। बताना है कीट का, केंचुए का, गुले के कृमि का या कृंतक का। बताइए जल्दी से, कीट, केंचुआ, कृमि या कृंतक, बताइए जल्दी से क्या जवाब होगा। वर्मी कंपोस्ट किसका उपयोग करके बनाई जाती है? कीट, केंचुआ, गुले, कृमि या कृंतक। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है केंचुआ, बिल्कुल सही जवाब है। वर्मी कंपोस्ट किसका उपयोग करके बनाई जाती है? वर्मी कंपोस्ट बनाई जाती है केंचुए का प्रयोग करके। केंचुए का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो केंचुए का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? केंचुए का वैज्ञानिक नाम होता है फेरेटिमा पोस्थुमा। क्या होगा? फेरेटिमा पोस्थुमा केंचुए का वैज्ञानिक नाम होता है, जिसको हम जंतु वैज्ञानिक नाम के नाम से भी जानते हैं। इसको किसान का मित्र भी कहते हैं, केंचुए को किसान का मित्र भी बोला जाता है। अगला सवाल है हमारा, टिक्का रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है? टिक्का रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है? बताना है आपको, मक्का, कपास, गेहूं या मूंगफली। अब टिक्का और मक्का, ये आपको ऐसा सेम लग रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप टिक्का रोग को मक्का में कर दें, बिल्कुल मक्का में नहीं होता है। जो टिक्का रोग होता है वो किस में होता है? टिक्का रोग होता है मूंगफली के अंदर। ध्यान रखना, टिक्का रोग सिर्फ और सिर्फ मूंगफली के अंदर ही होता है, मूंगफली के अंदर पाया जाता है। और मूंगफली का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा? एरिकिस हाइपोजिया होगा। वैज्ञानिक नाम बच्चों ध्यान से पढ़ लेना, वैज्ञानिक नाम से सवाल पूछे जाएंगे आपसे, वैज्ञानिक नाम और संस्थान से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप वहाँ पर, तो ध्यान रखना ये सवाल जरूर आएंगे। अगला सवाल है हमारा, सिंचाई की निम्न में से कौन सी विधि दबावयुक्त प्रणाली नहीं है? इंपॉर्टेंट सवाल है, देखना, सिंचाई की निम्न में से कौन सी विधि दबाव युक्त प्रणाली नहीं है? अब यहाँ पर सवाल क्या पूछा है? सवाल पूछा है कि ऐसी कौन सी विधि है जिसमें दबाव डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सीधा ही क्या हो जाता है? सिंचाई हो जाती है। तो ऑप्शन ए है हमारा स्प्रिंकलर। अब स्प्रिंकलर में आप जानते हो कि पाइप से स्प्रिंकलर करते हैं, और जब दबाव बनता है तभी तो वो स्प्रिंकलर के रूप में छिड़काव करता है, तो इसमें नहीं होगा। ऑप्शन बी है हमारा ड्रिप। अब ड्रिप में भी आप जानते हो उसमें भी मोटर लगी होती है, और उसमें भी क्या होता है? मोटर के द्वारा दबाव डाला जाता है, और दबाव डालने पर क्या होता है? बूंद बूंद करके पानी इमीटर से बाहर निकलता है। और तीसरा ऑप्शन है एक और बी दोनों, तो दोनों में मोटर डालते हैं। और चौथा है चेक बेसिन, जिसको बोलते हैं, एक थाला बना देते हैं, थाला बनाने के बाद में क्या कर देते हैं? थाला बनाने के बाद में एक वो बना दिया लंबा सा,
जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम नाली बोल सकते हैं, उस नाली में हम पानी सीधा छोड़ देते हैं और नाली में पानी बहता हुआ क्या करता है, सीधा सा बहता हुआ जाता है और बेसिन में गिरता है। बेसिन क्या होता है, जहाँ ये पेड़ उगा हुआ है, पेड़ के चारों तरफ हम बाउंड्री लाइन करके छोटा सा गड्ढा बनाते हैं जिसमें आके पानी भरता है, वो क्या कहलाता है, चेक बेसिन कहलाता है। अगला सवाल है हमारा, वंशानुगतता की आनुवंशिक को समझने के लिए मेंडल ने किस फसल का सबसे अधिक उपयोग किया? बताइए जल्दी से। वंशानुगतता की आनुवंशिकी को समझने के लिए मेंडल ने किस फसल का सबसे अधिक उपयोग किया? ऑप्शन ए गेहूं का, ऑप्शन बी मटर का, ऑप्शन सी धान का और ऑप्शन डी लोबिया का। बताइए जल्दी से, गेहूं, मटर, धान या लोबिया। वंशानुगति को समझने के लिए किसका उपयोग, मेंडल ने किसका उपयोग किया था? जिसने ऑप्शन दिया है मटर, बिल्कुल सही जवाब है। मटर बिल्कुल सही जवाब है। मटर से ही उन्होंने क्या किया था, आनुवंशिकी का कार्य किया था, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, ट्रिटिकेल किसके बीज का संकर है? मैंने पहले भी बताया था, ट्रिटिकेल किसके बीज के संकर है? ऑप्शन ए जौ और राई, ऑप्शन बी जौ और जई, ऑप्शन गेहूं और राई और ऑप्शन सी जई और राई। बताइए जल्दी से। जिसने तीसरा जवाब दिया है गेहूं और राई, बिल्कुल सही जवाब है। देखो इसमें क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे स्वीडन देश के, स्वीडन एक देश है, उसके एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रिम्पाउ। क्या नाम था? रिम्पाउ नाम था। बात को सुनिए मेरी को। स्वीडन देश के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिम्पाउ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सन 1900 के दौरान गेहूं और राई, गेहूं की फसल आप जानते हो और राई की फसल भी आप जानते हो, सरसों से मिलती जुलती होती है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया और क्रॉस करवाने के बाद में रिसर्च के आधार पर उन्होंने एक फसल निकाली और उस फसल का नाम उन्होंने दिया ट्रिटिकेल। ये मानव निर्मित फसल है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि मानव निर्मित फसल कौन सी है? ट्रिटिकेल है। किसने विकसित की थी? रिम्पाउ नामक वैज्ञानिक ने विकसित की थी। कहाँ पर विकसित की थी? स्वीडन देश में विकसित की थी। किस किस फसल के संकरण से तैयार किया गया? तो गेहूं और राई के संकरण से तैयार किया गया। तो दो सवाल ही इंपॉर्टेंट है, गेहूं और राई के संकरण से और ट्रिटिकेल मानव निर्मित है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, पछेती अंगमारी किसका महत्वपूर्ण रोग है? जिसको पछेती अंगमारी को बोलते हैं लेट ब्लाइट। किसका रोग है बताना है आपको, गेहूं का, आलू का, ज्वार का या मक्के का? बताइए जल्दी से, गेहूं, आलू, ज्वार या मक्का, पछेती अंगमारी किसका महत्वपूर्ण रोग है? 1, 2, 3 या 4? 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए, बस ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने ऑप्शन दिया है बी वाला आलू, बिल्कुल सही जवाब है। जो पछेती अंगमारी रोग होता है वो किस में होता है? आलू में होता है। अगेती अंगमारी पूछ लें तो अगेती अंगमारी भी किस में होगा? आलू में होगा। और ये ही रोग टमाटर और अन्य फसलों में भी पाया जाता है, लेकिन गेहूं, ज्वार, मक्का इनमें नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन इसी आधार पर दिए गए हैं। तो पछेती अंगमारी ध्यान रखना आलू में होता है। अगला सवाल है हमारा, देखो पहाड़ियों में उच्च वर्षा के कारण क्षारों के रिसाव में किसका निर्माण होता है? अब देखो क्या होगा, सवाल को ध्यान से समझो। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या होता है, बरसात ज़्यादा होती है, क्योंकि बरसात ज़्यादा होती है। अब बरसात ज़्यादा होगी तो बरसात ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, वो जो पानी है, बरसात का जो पानी है, वो मिट्टी के अंदर जो क्षार उपस्थित है, क्षार का मतलब जो खारापन है मिट्टी का, वो उसके अंदर घोल लेगा और घोलने के बाद में वो क्या हो जाएगा, बहकर चला जाएगा या उसका रिसाव हो जाएगा। तो लगातार जब किसी मिट्टी से क्षार जाते जा रहे हैं, क्षार घुलकर बाहर जाते जा रहे हैं, तो वो मिट्टी किस प्रकार की हो जाएगी? तो अब बताना है आपको, लवणीय, अम्लीय, क्षारीय या लवणीय मृदा, सोडिक मृदा। बताइए जल्दी से। जब किसी मिट्टी से लगातार क्षार की मात्रा कम हो रही है तो कौन सी मिट्टी हो जाएगी वो? जिसने बी जवाब दिया है अम्लीय मृदा, बिल्कुल सही जवाब है। देखो जब किसी मिट्टी में क्षार कम हो गया, क्षार यानी खारापन कम हो गया, तो वो मिट्टी कौन सी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी, और अम्लीय या खट्टी हो जाएगी या अम्लीय मृदा हो जाएगी। तो ध्यान रखना, क्षारापन जैसे जैसे क्षार जैसे जैसे मिट्टी से घुलकर रिसाव होते रहेंगे, लीचिंग प्रोसेस होता रहेगा, हमारी मिट्टी क्या होगी? अम्लीय होगी। अब इस सवाल को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर अधिक बरसात होती है, वहाँ पर कौन से रसायन या किस मृदा किस प्रकार की हो जाएगी? क्योंकि उच्च वर्षा होगी तो क्षार जल में घुलेंगे, और जल में घुलने के बाद जल क्या करेगा, उनको अब अपने जो पहली परत होती है मिट्टी की, उसके क्षेत्र से नीचे ले जाएगा और ऊपर अम्ल बच जाएंगे सिर्फ, और अम्ल बचेंगे तो मृदा अम्लीय हो जाएगी। बस अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इसका आंसर है, देखो मैंने यहाँ पर रख रखा है, ये इसका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, जल्दी से ले लीजिए।
चलो ठीक है, नहीं लिया तो आगे क्लास में ले लेना। अगला सवाल है हमारा, एपीकल्चर का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 हमारा है मधुमक्खी, ऑप्शन बी है सभी कीट, ऑप्शन सी मछलियाँ और ऑप्शन डी सभी पक्षी। बताइए जल्दी से, एपीकल्चर का संबंध किससे होता है? मधुमक्खियों से, सभी कीट से, मछलियों से, सभी पक्षी से। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है एपीकल्चर मधुमक्खियाँ, बिल्कुल सही जवाब है। एपीकल्चर का संबंध किससे होता है? मधुमक्खियों से होता है। विज्ञान की वह शाखा या कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मधुमक्खी पालन का और शहद उत्पादन का वैज्ञानिक तरीकों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एपीकल्चर। समझ गए? मधुमक्खी पालन क्या कहलाएगा? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करेंगे? मधुमक्खियों को वैज्ञानिक ढंग से पालेंगे और उनका शहद उत्पादन करेंगे, वो एपीकल्चर कहलाता है। और जो मधुमक्खी पालन किया जाता है वो मोस्टली ऐसे क्षेत्र में किया जाता है जहाँ पर सरसों की खेती बड़े स्तर पर की जाती है। जहाँ पर बड़े स्तर पर सरसों की खेती की जाती है, वहाँ पर क्या करते हैं? छोटे छोटे बॉक्स ला के रख देते हैं वो, फिर मधुमक्खियाँ जाती हैं, फूलों से मकरंद चूसती हैं और क्या करती हैं? लाके और अपने बॉक्स में आ जाती है वापस से ऑटोमेटिक और अपना छत्ता बनाती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप, सारे बच्चे अच्छे हैं। अगला सवाल है हमारा, बायोगैस संयंत्र में सृजित होने वाली प्रमुख गैस है। अब इसको आप समझिए, सवाल पूछा क्या है आपसे? सवाल ये पूछा है आपसे कि बायोगैस में कौन सी गैस बनती है, बताना है आपको। बायोगैस में कौन सी गैस बनती है? ऑक्सीजन, प्रोपेन, मीथेन या इथेन। बताइए जल्दी से, ऑक्सीजन, प्रोपेन, मीथेन या इथेन, कौन सी गैस होती है जो बायोगैस में बनती है? बायोगैस संयंत्र में कौन सी गैस बनती है? बताइए जल्दी से। जिसने तीसरा ऑप्शन दिया है मीथेन, बिल्कुल सही जवाब है। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। क्या होता है? CH4 फॉर्मूला होता है इसका। और जो बायोगैस का जो संयंत्र होता है उसके अंदर हम गोबर की खाद डालते जाते हैं, गोबर डालते जाते हैं और फिर एक फ्यूमिगेंट होता है, गैस बनती है और वो गैस होती है मीथेन। और ये एक ज्वलनशील गैस होती है। कौन सी गैस होती है? ज्वलनशील गैस होती है। इसका उपयोग हम किसमें कर सकते हैं? इसका उपयोग हम कर सकते हैं फ्लेमेबल के रूप में या किसी भी प्रकार के ईंधन के रूप में। अगला सवाल है हमारा, इससे पहले बता दूं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो गेहूं होता है, जो धान होता है, उसके खेत में, धान के खेत में कौन सी गैस या निकलती है या कौन सी गैस की बदबू आती है, तो मीथेन की आती है, CH4 की। किसकी आती है? मीथेन या CH4 की आती है। और मीथेन या CH4 जो गैस होती है उसकी जो बदबू होती है वो सड़ी हुई मछली के समान होती है। जो मछली सड़ जाती है, मर जाती है, उसके समान होती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि सड़ी हुई मछली की दुर्गंध कौन से खेत से आती है, तो सड़ी हुई मछली की दुर्गंध और मीथेन की दुर्गंध सेम होती है। और ये दोनों ही गंध किससे आती है? धान के पानी भरे खेत से आती है। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, तीनों चारों ही सवाल बार बार आए हुए हैं, इसलिए मैंने बताया आपको। अगला सवाल है, गन्ने का पुष्प विन्यास कहलाता है, जो गन्ना होता है उसका पुष्प विन्यास बताना है आपको, क्या कहलाता है? गन्ने का पुष्प क्या कहलाता है? स्पाइक, एरोपोड या सिलिक्वा। बताइए जल्दी से, 1 2 3 4। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है एरो, गन्ने का पुष्प विन्यास एरो, बिल्कुल सही जवाब है। जो गन्ने का पुष्प क्रम होता है वो एरो कहलाता है। और गन्ने का पुष्प खिलने की क्रिया या पुष्प बनने की क्रिया क्या कहलाएगी? एरोइंग कहलाएगी, एरोइंग कहलाएगी। तो ध्यान रखना, एरोइंग कहाँ पर होती है? एरोइंग होती है गन्ने में, पुष्प के बनने का प्रोसेस एरोइंग कहलाता है। अगला सवाल है, स्वपरागित फसलें हैं। स्वपरागित फसलें हैं, ऑप्शन ए गेहूँ और धान, ऑप्शन बी मक्का और आलू, ऑप्शन सी मक्का और मटर और ऑप्शन डी गेहूं और मटर। बताइए जल्दी से, स्वपरागित फसल कौन सी होगी? गेहूं और धान, मक्का और आलू, मक्का और मटर, गेहूं और मटर। बताइए जल्दी से, स्वपरागित फसल पूछा है आपसे। जिसने गेहूं और धान जवाब दिया है, ऑप्शन ए वाला, गेहूं और धान, बिल्कुल सही जवाब है। स्वपरागित फसलें कौन सी होगी? गेहूं और धान। गेहूं और धान स्वपरागित फसलें होगी, ये स्वपरागित होती है। इसमें जो परागण की क्रिया होती है वो स्वतः ही होती है। अगला सवाल है, म्यूरेट ऑफ पोटाश है। म्यूरेट ऑफ पोटाश को कैसे लिखते हैं? बताइए जल्दी से। म्यूरेट ऑफ पोटाश क्या है? K2O, KCl, KNO3, K2SO4। बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसने ऑप्शन दूसरा दिया है KCl, बिल्कुल सही जवाब है। KCl की अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए आपसे तो क्या होगी? पोटेशियम क्लोराइड। आप जानते हो पोटेशियम को किससे इंडिकेट करते हैं? पोटेशियम को हम इंडिकेट करते हैं कैसे? किससे इंडिकेट करते हैं? कैसे इंडिकेट करते हैं? और Cl का मतलब होता है क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड क्या होती है? पोटेशियम क्लोराइड हमारी म्यूरेट ऑफ पोटाश होती है।
पोटेशियम क्लोराइड म्यूरेट ऑफ पोटाश कहलाती है। अगला सवाल है, उस फसल का नाम बताइए जिसका उपयोग दाल तथा तेल दोनों के लिए किया जाता है। तो ऐसी फसल बतानी है जो दलहनी भी है और तिलहनी भी है। दलहनी कैसे है? क्योंकि उसमें लेग्यूम पाया जाता है और दाल बनती है उसकी। और तिलहनी कैसे है? क्योंकि उसमें तेल की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो कपास, सोयाबीन, लोबिया या अरहर। अब आप जानते हो कपास की दाल तो बनती नहीं है। फिर उसके बाद में है अरहर। अरहर की दाल बनती है लेकिन तेल नहीं होता। लोबिया की दाल बनती है लेकिन तेल नहीं होता। लेकिन सोयाबीन की दाल भी बनती है और तेल भी होता है। तो जिसने बी जवाब दिया है सोयाबीन, बिल्कुल सही जवाब है। सोयाबीन बिल्कुल सही जवाब है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको जवाब देना है ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स होता है। और सोयाबीन एक वंडर क्रॉप है, जादुई फसल। क्या है? जादुई फसल है। ध्यान रखना, आपसे पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सी फसल जादुई फसल है, तो सोयाबीन जादुई फसल है, वंडर क्रॉप के नाम से जानी जाती है। और एक सवाल और है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा तेल की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा किस में होती है, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। सोयाबीन में क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। और तेल की मात्रा इसमें 20% होती है। 42% इसमें प्रोटीन और 20% इसमें तेल पाया जाता है। अब एक थोड़ी सी क्रिटिकल बात बताऊँगा आपको। मोस्टली क्या होते हैं, लोग सोयाबीन का तेल खाते हैं। मैं मेरी पर्सनल आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है HDP। क्या पाई जाती है? HDP, जिसको बोलते हैं हाई डेंसिटी प्रोटीन। हाई डेंसिटी प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है इसके तेल में। और वो अनडाइजेस्टेबल होती है। क्या होती है? अनडाइजेस्टेबल होती है। हमारे पेट में ऐसे केमिकल या रसायन नहीं है जो उसको पचा सके, तो फिर वो पचती तो नहीं है और फिर वो क्या हो जाती है? सड़ना चालू हो जाती है। इसीलिए पुराने समय में लोग सोयाबीन का तेल नहीं खाते थे। वो मूंगफली, सरसों और जो दूसरे तेल हैं, मूंगफली, सरसों और तिल का तेल खाते थे। क्यों खाते थे? क्योंकि उनमें होता है LDP, लो डेंसिटी प्रोटीन। तो HDP नहीं खाना है, LDP खाना है। सोयाबीन का तेल जो खाते हैं उनको कौन सा रोग हो जाता है? उनको हृदय रोग हो जाता है, क्योंकि उनकी नसों में फैट जाकर जम जाता है। आप घी कितना ही खा लो, आपको हार्ट अटैक कभी नहीं होगा अगर आप काम सही करते हो तो। लेकिन आप हाई डेंसिटी प्रोटीन खाओगे तो आपकी जो फैट है वो नसों में जमता जाएगा और फिर आप हो सकता है उसके शिकार भी हो जाओ। तो मैं वैसे तो उम्मीद करता हूँ कि किसी को ये रोग ना हो, लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल है हमारा, धान, गेहूं, गन्ना और बाजरा किस कुल के अंतर्गत आते हैं? बताइए जल्दी से। धान, गेहूं, गन्ना और बाजरा किस कुल के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए क्रूसीफेरी, ऑप्शन बी सोलेनेसी, ऑप्शन सी लेग्यूमिनोसी और ऑप्शन डी ग्रेमिनी। बताइए जल्दी से। क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसी और ग्रेमिनी। धान, गेहूं, गन्ना और बाजरा किस कुल के अंतर्गत आते हैं? बताइए जल्दी से, किस कुल के अंतर्गत आते हैं? धान, गेहूं, गन्ना और बाजरा। बिल्कुल इजी सवाल है, ग्रेमिनी। क्या है? ग्रेमिनी। धान, गेहूं, गन्ना और बाजरा किस में आएंगे? ग्रेमिनी कुल में आएंगे। और ये जो ग्रेमिनी कुल है इसका उपनाम बताया था मैंने, इसको बोलते हैं ग्रेमिनी या गेमिनी या पेपिलियोनेसी। पेपिलियोनेसी भी बोलते हैं और घास कुल के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं? घास कुल के नाम से भी जानते हैं। और इसको पोएसी भी बोलते हैं। ग्रेमिनी को क्या बोलते हैं? पोएसी नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, 3-4 नाम है, कहीं भी कैसे भी कंफ्यूज करके आपको पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे आज की क्लास के। और मैंने आपको कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ, देखो मुझे अच्छा सा एक टाइम बताइए ताकि मैं आपकी BHU की पेपर सॉल्व करवा सकूँ आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। वो जो मैंने बताया था आपको, वो जब वीडियो चल रहा हो तो वीडियो से आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और शेयर करना उसको। और अब ये भी बताना कि क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताना है, लाइव चैट बॉक्स में नहीं बताना है। कमेंट बॉक्स में बताना क्लास कैसी लगी और जो मेरा फ्यूचर का प्लान था, जो मैं आपको पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, वो आइडिया कैसा है उसके बारे में भी मुझे बताना। और साथ ही साथ अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि ओल्ड पेपर सीरीज का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और नए आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और मिलेंगे फिर शाम को 8:30 बजे बायोलॉजी की क्लास में। और प्लीज़ फिर से एक बार कहना चाहूँगा, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल कैसे प्रोवाइड करवाऊँगा। तो आपके फ्रेंड्स, दोस्त, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बोलो सब्सक्राइब करें, या खुद ही कर दीजिए उनके फ़ोन से सब्सक्राइब। बेल आइकन ना दबाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब्सक्राइब तो करिए।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे शाम को सही 8:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।